हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज संविधान की इस श्रृंखला में आज हम लोग ज्वाइंट सेशन संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। कब संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, कौन इसका अध्यक्षता करता है, कौन इसका अध्यक्ष होता है और कौन यह बैठक को बुलाता है। बैठक के बारे में आज चर्चा करते हैं। संयुक्त बैठक की संपूर्ण चर्चा इस क्लास में हम लोग करते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। यह अनुच्छेद 108 में है। यह अनुच्छेद 108 में है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यह अनुच्छेद 108 में है। यह संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। यह बातें समझ में आई। दूसरी बात यह समझना है, यह जो संयुक्त बैठक है, यह संयुक्त बैठक कहाँ के संविधान से लिया गया है, यह भारतीय संविधान में इसका स्रोत क्या है। तो यह जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक का जो स्रोत है, यह स्रोत ऑस्ट्रेलिया से। कहने का मतलब यह है कि यह जो संयुक्त बैठक है, यह संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बातें समझ में आई। देखिए, संयुक्त बैठक कब बुलाते हैं, जब किसी भी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समय हम क्या करते हैं, उस समय संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। उस समय क्या होता है, बैठक बुलाया जाता है। इसी तरीके से जैसे कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो गतिरोध की स्थिति में यदि कोई भी विधेयक है, किसी विधेयक पर क्या हो जाए, गतिरोध हो जाए, किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में क्या बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह बातें समझ में आई। आप चलिएगा यह समझिएगा। देखिए, यह बैठक 3 तरीके से बुलाई जा सकती है। 3 तरीके का यदि गतिरोध होता है तो बुलाई जा सकती है। पहला यह है कि किसी विधेयक को एक सदन से जब दूसरे सदन में भेजा जाता है, तब दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। बातें समझ में आई। इसका मतलब यह है कि कोई भी विधेयक एक सदन में पारित करके उसे जब दूसरे सदन में भेजा जाता है, तो दूसरा सदन उस विधेयक को अस्वीकार कर देता है। तब एक कंडीशन यह है ज्वाइंट सेशन बुलाने की। बातें समझ में आई। दूसरी कंडीशन को समझते हैं। यदि पहला सदन कोई संशोधन करके दूसरे सदन में भेजे तो दूसरा सदन उस संशोधन पर असहमत हो। 2 कंडीशन। इसी तरीके से यदि दूसरा सदन किसी विधेयक को 6 माह से ज्यादा
समय तक रख लिया हो, समय तक रख लिया हो। दूसरा सदन किसी विधेयक को 6 माह से ज़्यादा के समय अपने पास रख लिया हो। तो ये 3 कंडीशन हो गई। संयुक्त बैठक बुलाने की पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन यह है, यदि किसी विधेयक को एक सदन में पास करके किसी दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे, या पहला सदन किसी विधेयक पर कोई संशोधन करके दूसरे सदन में भेजता है तो उस संशोधन पर दूसरा वाला सदन असहमत हो, इस कंडीशन में भी ज्वाइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? यदि दूसरा सदन किसी विधेयक को पास किए बिना यदि उसे 6 माह से ज़्यादा समय तक रख लिया हो तब। मेरे भाई, यह जो 3 परिस्थिति है, इस 3 परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है या बुलाई जाती है। बातें समझ में आई? यह उपरोक्त जो 3 कंडीशन है, उपरोक्त कंडीशन में उपरोक्त 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बात को ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? तो संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं, संयुक्त बैठक को बुलाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, कौन नोटिस देता है? तो संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष। बात को समझिएगा, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यदि लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। बातें समझ में आई? लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। यदि उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई या नहीं आई? मतलब क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया जो संयुक्त अधिवेशन है, इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, और उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि सर मान लीजिए उपसभापति भी ना हो तब, तो यदि राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं हैं तब उस दौरान संयुक्त बैठक वाले जो संयुक्त बैठक में बैठे हुए सदस्य हैं वह सदस्य निर्णय लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। बातें समझ में आई? एक बार फिर से समझ लीजिएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। उपसभापति नहीं है तो संयुक्त बैठक में बैठे हुए सभी सदस्य यह निर्णय लेते हैं कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। बातें समझ में आई? नोट पॉइंट में आप लोग एक बात को विशेष ध्यान रखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। क्योंकि ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
नहीं होते हैं। बातें समझ में आई मेरे भाई? बातें समझ में आई? एक बार फिर से समझते हैं कि ज्वाइंट सेशन क्या है, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है। जब किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति बनती है तो उस दौरान हम तीन परिस्थिति में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जा सकता है, या भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उपरोक्त तीन परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। पहली आपका बताया क्या, यदि किसी विधेयक को एक सदन में से पास करके या पारित करके किसी दूसरे सदन में भेजा जाता है तो दूसरा वाला सदन यदि उसे अस्वीकृत कर दे या अस्वीकार कर दे इस दौरान। दूसरा क्या है, यदि पहला सदन किसी विधेयक पर कोई संशोधन करके भेजे तो दूसरा वाला सदन उस विधेयक पर क्या हो जाए, असहमत हो जाए। तीसरी कंडीशन यह है कि कोई विधेयक को एक सदन से दूसरे सदन में भेजा जाए तो दूसरा वाला सदन बिना विधेयक को पास किए 6 माह से ज़्यादा अपने पास रख लिया होता है। तो इस तीन परिस्थिति में संयुक्त बैठक को बुलाई जाती है। यह अनुच्छेद 108 में प्रावधान है। तीन परिस्थिति में क्या, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है। यह जो संयुक्त बैठक है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यदि यहाँ पे अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे, यदि उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा के कौन करेंगे, उपसभापति करेंगे। यदि उपसभापति भी नहीं होंगे तो संयुक्त बैठक में भाग लिए जितने भी सदस्य हैं वो तय करते हैं, निर्णय लेते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। एक बात नोट करके यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं क्योंकि यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। बातें समझ में आई? इतनी बातें समझ में आई? यह इतनी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ। चलें आगे। चलिए अब समझते हैं कि कौन से विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और कौन से विधेयक पर नहीं बुलाई जा सकती है। यहाँ पे शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तो आप नोट करके बनाइएगा, यह जो धन विधेयक है, यह जो धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक धन विधेयक के मामले में और संशोधन विधेयक के मामले में, दो बात को आप अपने दिमाग में एकदम बसाए रहिएगा, एकदम आप लोग बसा लीजिएगा। यह जो धन विधेयक है और यह जो आपका संशोधन विधेयक है, इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, इस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। बातें समझ में आई? देखिए ये जो धन विधेयक आपका है, इस धन विधेयक पर सभी शक्तियां लोकसभा के पास होती हैं और यह जो संशोधन विधेयक है, यह संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पास करके बनाया जाता है, पारित किया जाता है। बातें समझ में आई? संशोधन विधेयक लोकसभा में विशेष बहुमत और राज्यसभा में विशेष बहुमत, दोनों का अलग अलग विशेष बहुमत होना चाहिए, जबकि धन विधेयक के मामले में सारी शक्ति लोकसभा के पास होती है। बातें समझ में आई? नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट करके यहाँ पे आप लिख लीजिएगा किस पर बुलाई जा सकती है। तो एक आपका है क्या, साधारण विधेयक, एक आपका क्या है, साधारण विधेयक, और दूसरा आपका क्या है, वित्त विधेयक। एक साधारण विधेयक, एक आपका क्या है, वित्त विधेयक। इन दोनों मामले में, इन दोनों विधेयक पर ज्वाइंट सेशन संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बातें समझ में आई मेरे भाई? ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी ब्लैक बोर्ड पे आपको बातें लिखी गई हैं, ये सारे बातें आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बेहतर हैं, आप इसको तैयार रखिएगा। धन विधेयक और संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ये साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। चलें आगे, इतनी चीज़ों को हटाया जाए। चलिए अब समझते हैं 2-3 बातें और क्या होती हैं इस ज्वाइंट सेशन में। शायद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं।
ये आपका है, देखिए एक होती है क्या संयुक्त बैठक की कोरम। संयुक्त बैठक की एक कोरम होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणपूर्ति। संयुक्त बैठक की जो कोरम होती है यह 1/10 होती है। संयुक्त बैठक की क्या होती है, संयुक्त बैठक का जो कोरम होता है गणपूर्ति होती है 1/10 होती है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में सदस्य हैं 543 और राज्यसभा में सदस्य हैं 245। टोटल संयुक्त बैठक का मतलब होगा लोकसभा राज्यसभा सभी लोग होंगे, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 788 हो जाएगा, 788 हो जाएगा। इसका मतलब इसका कोरम कितना होगा, 788 का 1/10, इसका मतलब हो जाएगा 78.8 आदमी। मतलब कि संयुक्त बैठक तभी होगी जब 78.8 आदमी होंगे। आदमी दशमलव में तो होगा नहीं, इसका मतलब है 79। मतलब यहाँ से यह है कि यह जो संयुक्त बैठक की गणपूर्ति है इसमें कुल सदस्यों का 1/10 का मतलब है 79 लोग होने चाहिए। 79 लोग हैं तो संयुक्त बैठक क्या होगी, बातें समझ में आई। ये था आपका क्या, कोरम। मतलब लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245, टोटल कितने हुए। ज्वाइंट सेशन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में होंगे। 788 का 1/10 निकालेंगे तो 78.8 आएगा, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, 79 लोग होंगे तो क्या होगा, संयुक्त बैठक चलेगा। बातें समझ में आई। अब क्या होता है, अब यह जो विधेयक है जब ज्वाइंट सेशन बुलाया गया 79 लोग भी हो गए तो इसको पारित कैसे किया जाएगा। कहने का मतलब यह है किसी विधेयक को अब पारित करके उसे कानून का रूप कैसे दिया जाएगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे इसे नोट करके समझते हैं कि जितने भी वहाँ पे सदस्य होंगे उपस्थित एवं मत देने सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तब जाकर के विधेयक क्या हो जाता है, दोनों सदन से संयुक्त बैठक में पास हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए लोकसभा के 543 मेंबर, राज्यसभा के 245 मेंबर, टोटल यहाँ पे 788 हैं, तो इसके आधे से अधिक बहुमत, इसका मतलब आधा इसका कितना होगा, इसका आधा हो जाएगा 2 तिहाई 6, एक बचेगा 2 9 18, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 2 चौके 8, मतलब ये तो आधा हो गया, आधे से प्लस 1, मतलब यदि 395 लोगों ने इस पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, ये जाकर के आपका क्या बन जाएगा, वही विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। बातें समझ में आई। यदि यह सारी बातें समझ में आई हो तो यह क्लास को आप बढ़िया से शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और जो भी प्रकार का किसी भी प्रकार का मेरे भाई यदि डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।